जनवरी 2018 की एक ठंडी सुबह जम्मू और कश्मीर के छोटे से गांव रसाना, कठुआ जिले में 8 साल की मासूम आसिफा बानो बकरवाल घुमंतू समुदाय की बेटी अपने रोज़मर्रा के काम पर निकली। वो अक्सर जंगल में घोड़े और खच्चर चराने जाया करती थी। वही दिनचर्या, वही रास्ता, वही मासूमियत। अरे रुक जाओ, सब साथ चलेंगे, दूर मत जाना, ठीक है? लेकिन उस दिन वो घर वापस नहीं लौटी। उसके माता पिता ने पूरे गांव में ढूंढा, रास्ते, खेत, झाड़ियां, पड़ोसी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। घबराहट बढ़ती गई। शाम होते होते पिता की आवाज कांपने लगी। आसिफा, बेटा आवाज तो दो। कहाँ चली गई मेरी बच्ची? बढ़ते डर और बेचैनी में उसके पिता ने FIR दर्ज कराई। मेरी टहम, मेरी बेटी मिल नहीं रही। उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बेटी पहले ही एक ऐसे भयानक दुष्स्वप्न में फंस चुकी थी जो आने वाले दिनों में पूरे देश को हिला देगा। 7 दिन का डरावना सफर। डे 1, 10 जनवरी। उस दिन बच्ची को योजनाबद्ध तरीके से उठाया गया था। चार्जशीट के मुताबिक अपहरण पहले से प्लान किया गया था, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि बकरवाल समुदाय उस इलाके से हट जाए। यानी अपराध सिर्फ शारीरिक नहीं, सामुदायिक नफरत से भी भरा हुआ था। डे 2, 11 जनवरी। अगले दिन बच्ची को उसके अपने गांव के लोगों ने मंदिर परिसर में बंधक बनाए रखा। ये कोई अजनबी नहीं था। मंदिर का रखवाला सांझी राम, उसका बेटा, उसका भतीजा और 2 पुलिस अधिकारी, यानी जिन्होंने सुरक्षा देनी थी, वही शिकारी बन गए। पता चला कि बच्ची को सेडेटिव्स जैसे क्लोनाज़ेपाम दिए गए ताकि वो रो ना सके, चिल्ला ना सके, हमला करने वालों को पहचान ना सके। माँ, मैं कहाँ हूँ? इतना अंधेरा क्यों है? मुझे नींद क्यों आ रही है? सेडेटिव्स ऐसी दवाएं होती हैं जो इंसान को बेहोश, सुस्त, कंफ्यूज और विरोध न कर पाने की स्थिति में डाल देती हैं। अपराधियों ने इन्हें बच्ची को पूरी तरह असहाय बनाने के लिए इस्तेमाल किया। डे 3, 12 जनवरी। दर्द बढ़ा, ताकत कम। दवाओं की मात्रा बढ़ाई गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार बच्ची का शरीर बेहद कमजोर था। उसे बार बार बेहोशी की हालत में रखा गया। उसे खाने के लिए बहुत कम दिया गया। उसकी आंखें भारी हो जाती थीं, शरीर कांपता था और वो समझ भी नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। बाहर परिवार जंगल जंगल घूम रहा था। कोई तो बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? डे 4, 14 जनवरी। चार्जशीट दर्शाती है कि इस दिन अपराधियों ने मिलकर तय किया बच्ची को आगे कई दिनों तक रखा जाएगा। इस दिन अत्याचार और बढ़ा। गांव में डर फैल रहा था। कहीं ये कोई बड़ा केस तो नहीं? लेकिन किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि बच्ची सिर्फ गायब नहीं, कैद और पीड़ा में है। डे 5, 15 जनवरी। फॉरेंसिक एविडेंस वाला दिन। इस दिन मंदिर परिसर से मिले कुछ सबूतों की नींव पड़ी, जैसे खून के निशान, बाल, कपड़ों पर DNA, जो बाद में कोर्ट में सबसे मजबूत साक्ष्य बने। इसी दिन बच्ची को बार बार ड्रग दिया गया ताकि वो प्रतिरोध ना कर सके। पोस्टमार्टम में बाद में जो निशान मिले, मल्टीपल अब्रेजन्स, सिर पर चोट, जांघों पर घाव, हाइमेन टोन, वो इसी अवधि में हुए अत्याचारों का परिणाम थे। हाइमेन एक नाजुक झिल्ली होती है जो प्राइवेट पार्ट को आंशिक रूप से ढकती है। इसका टूटना जबरन हुए हिंसक असॉल्ट का सबसे मजबूत मेडिकल सबूत है। डे 6, 15 जनवरी। सबूत मिटाने की शुरुआत। अपराधियों को लगने लगा कि बात बाहर जा सकती है, इसलिए 2 पुलिस कर्मियों ने कपड़े धो दिए, खून के दाग मिटाने की कोशिश की, गलत जानकारी देने की कोशिश की। यही दोनों ऑफिसर्स बाद में गिरफ्तार हुए। 7, 16 जनवरी। आखिरी और सबसे क्रूर दिन। इसे जिंदा छोड़ेंगे तो सब बता देगी। हाँ, खतरा बहुत है। फिर क्या करें? हमारे पास एक ही रास्ता है। लेकिन वो तो चुप रहो, कोई सुन लेगा। पहले गला घोटने की कोशिश की गई, जो असफल रही। फिर किशोर अपराधी ने उसके पीठ पर घुटने गड़ाकर दबाया। अंत में 1 किलो से ज्यादा भारी पत्थर से उसके सिर पर हमला किया गया। कॉज ऑफ डेथ एस्फिक्सिया लीडिंग टू कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, यानी दम घुटने से मौत हुई। डे 8, 17 जनवरी। उसकी लाश जंगल में फेंक दी गई थी, वही जगह जहां वो खेलती थी। पिता जब पहुंचे, उनका दिल फट गया। बच्ची है, मेरी बच्ची है, ये बच्ची तुम क्यों?
जांच, सच को दबाने की कोशिश और फिर उजागर होना। जांच की शुरुआत में कई बाधाएं थी। पुलिस के 2 अधिकारी रिश्वत लेकर सबूत दबा रहे थे। काम हो जाएगा सर, आप चिंता मत करो। एफआईआर में गड़बड़ियां थीं, शव परीक्षण में देरी की गई। सर पोस्टमार्टम स्टार्ट करें? रुको, जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आता है कुछ नहीं होगा। लेकिन जब केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया तभी जाकर वजह, टाइमलाइन, डीएनए और सबूत साफ साफ सामने आए। मामला इतना संवेदनशील था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खुद कहा, निष्पक्षता के लिए केस को कठुआ से बाहर ले जाने का आदेश देता हूं। फिर केस को पंजाब के पठानकोट स्थानांतरित किया गया। कोर्ट ट्रायल, हर सुनवाई एक सस्पेंस। आरोपियों ने निर्दोष होने का दावा किया। मैं निर्दोष हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। योर ऑनर, नार्को एनालिसिस टेस्ट की मांग की जाती है। नार्को एनालिसिस, सच छुपाने की ताकत खत्म कर देता है ये टेस्ट। दवा दी जाती है, दिमाग धीमा पड़ता है और इंसान वही बोलता है जो उसके अंदर छुपा सच होता है। कई वकीलों ने केस को भटकाने की कोशिश की। कुछ समूहों ने आरोपियों के समर्थन में रैली भी निकाली। ये केस सिर्फ कानूनी नहीं, राजनीतिक भी बन गया था। फिर भी अदालत ने डीएनए मैचेस, फॉरेंसिक इंजरीज, आई विटनेस अकाउंट्स और रिकवरी ऑफ सेडेटिव्स को प्राथमिकता दी। फिर एक दिन कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत का फैसला यह है, सांजी राम, दीपक खजूरियो और परवेश कुमार को उम्र कैद की सजा दी जाती है। 3 अन्य आरोपियों को सबूत नष्ट करने के लिए 5 साल की सजा और एक आरोपी सबूतों की कमी के कारण बरी किया जाता है। देशव्यापी आक्रोश, पूरे देश में कैंडल मार्च हुए। लोगों ने कहा, अगर 8 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं तो कौन है? बकरवाल परिवारों ने गांव छोड़ दिया। अब ये जगह हमारे लिए सही नहीं है। सरकार ने इस केस के बाद 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर अपराधों के लिए कठोर सजा लागू की। पॉक्सो को और मजबूत किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पर जोर दिया गया। पॉक्सो एक्ट मतलब 18 साल से छोटे बच्चों के साथ जो भी गलत काम होगा इसमें सख्त सजा मिलेगी। सबूत जैसे मेडिकल और फोरेंसिक को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनाया जाता है। आसिफा की कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं, एक राष्ट्र की ज़मीर की कहानी है। उसकी छोटी सी हंसी, सपने, भविष्य सब छिन गया। सोचो अगर ये आसिफा नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी या बहन होती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दबा के करो। मजा आ रहा बहुत।